स्वागत है आपका। आइए एक विशेष महत्वपूर्ण बात के संबंध में हम लोग जानकारी आपको साझा करने जा रहे हैं। हम लोग जानेंगे कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 112 क्या कहती है। साथियों, जानकारी का ये उद्देश्य है कि अगर कोई वसीयत किसी विशिष्ट वर्णन वाले व्यक्ति के हक में की गई है और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वह विशिष्ट वर्णन वाला व्यक्ति अगर मौजूद नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वह वसीयत शून्य मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, या उसका प्रभाव क्या होगा, इसके संबंध में ही हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर वसीयत कोई निष्पादित की गई है और उस वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद जिस व्यक्ति को वह वसीयत निष्पादित की गई है, विशेष वर्णन वाले व्यक्ति को, यदि वह जीवित नहीं रहता है तो वैसी वसीयत का क्या होगा, क्या प्रभाव होगा और उस वसीयत के क्रम में कौन सी कार्रवाई की जा सकती है, इसी के संबंध में हम लोग जानेंगे। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 112 में जो दी गई है बातें, उसी को मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो साथियों, धारा 112 में यह कहा गया है कि किसी विशिष्ट वर्णन वाले व्यक्ति को जो वसीयतकर्ता की मृत्यु पर विद्यमान नहीं है, वसीयत यानी कोई वसीयत किसी विशेष वर्णन वाले व्यक्ति को तहरीर की गई है वसीयतकर्ता द्वारा, और जब वसीयत करने वाला व्यक्ति, जो वसीयत जिसने तहरीर किया है, वह मृतक हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसने जिस व्यक्ति को वसीयत तहरीर किया है वह व्यक्ति उसकी मृत्यु के पश्चात जिंदा नहीं रहता है, तो ऐसी वसीयत कानून की दृष्टि में क्या मानी जाएगी, इसी के बारे में मैं आप लोगों के सामने ये जानकारी रख रहा हूँ। मान लीजिए कि एक वसीयत क के द्वारा एक 1000 रुपये की वसीयत ख को की गई है, और इस आशय से की गई है कि जीवन पर्यंत और उसकी मृत्यु के पश्चात ग के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए करता है। वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ग का कोई पुत्र नहीं था, तत्पश्चात ख के जीवन काल में ग को एक पुत्र पैदा होता है। ख की मृत्यु पर वसीयत संपदा ग के पुत्र को मिलेगी। यानी एक वसीयत क के द्वारा की जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि यह वसीयत ख को जीवन पर्यंत, ये वसीयत मेरी प्रॉपर्टी जो है ख को उसके जीवन पर्यंत मिलेगी, और यदि ख की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह जो है उसकी प्रॉपर्टी ग के ज्येष्ठतम पुत्र को मिलेगी, यानी ज्येष्ठतम पुत्र के लिए करता है। तो अगर जब वसीयतकर्ता जब मरता है और ऐसी स्थिति में जब ख जो है जिंदा नहीं रहता है, तो वह वसीयत जो है वह प्रॉपर्टी ग के ज्येष्ठतम पुत्र को चली जाएगी, और यदि ग का ज्येष्ठतम पुत्र नहीं होगा तो वह वसीयत जो है शून्य हो जाएगी। यानी ख की भी मृत्यु हो गई और ग के ज्येष्ठतम पुत्र को वह वसीयत है, तो ऐसी स्थिति में वह वसीयत शून्य हो जाएगी। इसी प्रकार अगर क एक वसीयत 1000 रुपये की एक वसीयत ख के ज्येष्ठतम पुत्र को करता है, और वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ख का कोई ज्येष्ठतम पुत्र नहीं था, तो उस वसीयत को भी शून्य माना जाएगा। यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 112 में जो बात कही गई है, उस बात में ये कहा गया है कि अगर क 1000 रुपये की वसीयत ख के ज्येष्ठतम पुत्र को करता है और वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ख का कोई ज्येष्ठतम पुत्र नहीं अगर मौजूद रहता है, तो वह वसीयत शून्य है। यानी अगर जिस विशिष्ट वर्णन वाले व्यक्ति को वसीयत तहरीर की गई है और वह विशिष्ट वर्णन वाला व्यक्ति यदि मौजूद नहीं है, तो वह वसीयत शून्य मानी जाएगी। इसके दृष्टांत को भी मैंने आपको बताया कि क 1000 रुपये की वसीयत ख को उसके जीवन पर्यंत और उसकी मृत्यु के पश्चात ग के ज्येष्ठतम पुत्र के लिए करता है,
वसीयतकर्ता की मृत्यु पर गौ का, यानी जिसके ज्येष्ठतम पुत्र के लिए वसीयत की गई है वह गौ का कोई पुत्र नहीं था। तत्पश्चात ख के जीवन काल में गौ को एक पुत्र पैदा होता है और ख की मृत्यु पर वसीयत संपदा गौ के पुत्र को मिलेगी, क्योंकि उस वसीयत में विशिष्ट वर्णन वाले व्यक्ति का नाम उसमें दिया गया है कि गौ के ज्येष्ठतम पुत्र को जो है यह वसीयत उसमें की गई है कि ख की मृत्यु के पश्चात गौ के ज्येष्ठतम पुत्र का नाम उसमें दिया गया है, यानी गौ के पुत्र का नाम उसमें दिया गया है। और गौ का अगर पुत्र है ख की मृत्यु के पश्चात तो वह वसीयत उसको मिलेगी। और इसी प्रकार अगर क द्वारा 1000 रुपये की वसीयत ख के ज्येष्ठतम पुत्र को की गई है और वसीयतकर्ता की मृत्यु पर ख का कोई ज्येष्ठतम पुत्र नहीं था, तब वह वसीयत शून्य मानी जाएगी। तो ये एक विशेष जानकारी है वसीयत के संबंध में कि वसीयत शून्य किस स्थिति में मानी जाएगी। उसके संबंध में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 112 में ये स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, जिसकी जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ। और इसके संबंध में आप जो है विशेष रूप से जानकारी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 को लेकर के कर सकते हैं साथियों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।